हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डीएसएसबी टीजीटी हिंदी के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ हिंदी विषय पर भी बात करेंगे। यह वीडियो लेक्चर जो भी पीएचडी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे अलग अलग विद्यालयों के उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जितनी भी लेक्चरशिप की परीक्षाएँ होने वाली हैं उसमें हिंदी का जो पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए और देखिए कि कितने नए प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में आपके सामने उपस्थित हैं और कितने पुराने प्रश्न जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं, जो पहला सवाल है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल है कि उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी नहीं होनी चाहिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना ये होना चाहिए। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहिए। बाकी विद्यार्थियों को परस्पर स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करना सही है। विद्यार्थियों को स्व अधिगम के लिए तैयार करना ये भी सही है। आदर्श उत्तर के रूप में जो होगा ये बी सही होगा। बाकी कई बार जो अध्यापक होते हैं व्यक्तिगत समस्याओं को भी हल करते हैं, लेकिन इस ऑप्शंस के आधार पर जो सही जवाब होगा वो बी होगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में हमेशा आदर्श जो ऑप्शंस होता है उसी को चुनना पड़ता है, तो उसके अंतर्गत ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शंस दिया गया है। शिक्षा संस्थानों में सभी प्रकार की भौतिक सुविधाओं का उपलब्ध होना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करना, विद्यालयों में अधिक से अधिक कंप्यूटर का उपलब्ध होना। तो इसमें जो सही जवाब है कि शिक्षा का स्तर अगर ऊपर उठाना है तो सबसे पहले अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। जैसे आप सब तैयारी कर रहे हैं वैसे शिक्षकों की ज़रूरत है अगर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है तो। वरना कई बार क्या होता है कि शिक्षक नियुक्त हो जाते हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, लेकिन अपने काम के प्रति कई लोग लापरवाही बरतने लगते हैं। तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे और शिक्षक बनना चाहते हैं, वो ध्यान रखें कि शिक्षा का अगर स्तर ऊपर उठाना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति होना। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जॉन डेवी ने शिक्षा में किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया था। जॉन डेवी ने शिक्षा में किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया था। तो इसका सही जवाब है खुद करके सीखना। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिया गया है रटकर सीखना, आरोपित शिक्षा पद्धति, ऊपर में से कोई नहीं, तो खुद करके सीखना मतलब सेल्फ लर्निंग पर ज़्यादा जोर दिया था जॉन डेवी ने। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के लिए सर्वोत्तम पद्धति है। ऑप्शन दिए गए हैं शाब्दिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, बहुमाध्यिक पद्धति, दृश्यात्मक पद्धति। तो संप्रेषण के लिए सबसे सर्वोत्तम पद्धति जो है वो है दृश्यात्मक पद्धति। मतलब जब कोई चीज़ आप सुने भी और देखें भी, ठीक है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है संप्रेषण के लिए। अगला प्रश्न है कि शिक्षण कौशल से संबद्ध है। शिक्षण कौशल से संबद्ध है, ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में जो है कि प्रश्न पूछना, प्रश्नों का उत्तर देना, श्यामपट्ट पर लिखना, उपयुक्त सभी। तो सही है, चारों ऑप्शंस जो हैं वो जरूरी हैं शिक्षण कौशल के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नता को सबसे कम महत्व निम्नलिखित में से किसमें दिया गया है। ठीक है, सबसे कम महत्व किसमें दिया गया है, ये ऑप्शंस बताया गया। पहला है आदर्शवाद, फिर इसमें अगला ऑप्शन है व्यवहारवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद। तो इसमें सबसे कम महत्व किसको दिया गया है, सबसे कम महत्व किसको दिया गया है, सही जवाब है आदर्शवाद को। अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए सबसे कम महत्व दिया गया आदर्शवाद को। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा
पढ़ाए गए किसी पाठ को यदि विद्यार्थी नहीं समझ पाए हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर कोई शिक्षक कोई चीज़ पढ़ाया और विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाए हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आगे के पाठ पर चले जाना चाहिए, विद्यार्थियों ने जो पहले पढ़ा है उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसी पाठ को दोबारा उचित उदाहरण द्वारा पढ़ाना चाहिए और उसी पाठ को दोबारा पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शंस होगा कि उसी पाठ को दोबारा पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शोध अध्ययन की साध्यता सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें है कि शोधकर्ता के कौशल पर, शोध में लगने वाले समय पर, शोध में आने वाले खर्च पर, ऊपर के सभी बिंदुओं पर। तो इसका जो सही जवाब है वो उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शोध की वैज्ञानिक पद्धतियों के कई उद्देश्यों में से यह भी एक होता है। ऑप्शंस दिया गया है, उन ऑप्शंस के आधार पर देखते हैं कि तथ्यों की और अच्छी व्याख्या करना, मिथ्या संबंधों को दूर करना, नाप जोख सुनिश्चित करना, नए चरों को जोड़ना। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि मिथ्या संबंधों को दूर करना। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर है कि पहला है नियंत्रण की, अवलोकन की, संदर्भ एकत्र करने की, जोड़ तोड़ और प्रतिकृति की। तो प्रयोगात्मक शोध में किसकी आवश्यकता नहीं होती है, संदर्भ एकत्र करने की। ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो है सी। अगला प्रश्न है कि शोध परिकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस का अर्थ है। क्या है रिसर्च हाइपोथेसिस का अर्थ। जो ऑप्शन दिए गए हैं, चरों के मध्य अनुमानित संबंधों का कथन, चल रहे शोधों की समीक्षा, चरों के मध्य के अनुमानित संबंधों की कथन की पुष्टि, या फिर जो है कि उपयुक्त ऊपर के बिंदुओं में से ए और सी। तो ए और सी कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं। ये है आपका चरों के मध्य अनुमानित संबंधों का कथन और सी है चरों के अनुमानित संबंधों के कथन की पुष्टि का खंडन। तो कुल मिला जुलाकर इसका जो सही आंसर है वो डी आंसर है। अगला प्रश्न है कि नैतिक अतिक्रमण का अर्थ है। नैतिक अतिक्रमण का अर्थ क्या है। जो सही ऑप्शन है वो है नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करना। अतिक्रमण जानते हैं कि उल्लंघन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो यही बात है। अगला प्रश्न है प्रतिपुष्टि फीडबैक क्या है। कई बार कोई चीज़ हम प्रस्तुत करते हैं तो उसके फीडबैक पर बात करते हैं कि फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा, तो एक तरीके से वो फीडबैक ही है। तो क्या है ये फीडबैक। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है कि संप्रेषक और ग्रहीता के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है। फीडबैक वही देगा जो उसको ग्रहण किया होगा उस सूचना को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य युक्ति संगत है। अब युक्ति संगत वाक्य कौन सा है। वक्ता में सहनशक्ति होनी चाहिए, वक्ता को विवेकी होना चाहिए, वक्ता को मृदुभाषी होना चाहिए, वक्ता का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि विवेकी होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रोफेसर सिंह द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। उनकी कुछ पुस्तकें राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई। सही तर्क वाक्य क्या हो सकता है। अब ये प्रोफेसर सिंह कौन है भगवान जाने। ठीक है। और राजकमल प्रकाशन से संबंधित ज़्यादातर किताबें किसकी पब्लिश हुई हैं। लग रहा है कि ये कोई जानबूझकर किसी प्रोफेसर सिंह की तरफ संकेत किया गया प्रश्न बनाने वाले की तरफ से। ठीक है। लेकिन जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं कि प्रोफेसर सिंह की कुछ पुस्तकों का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन के अलावा भी हुआ। राजकमल प्रकाशन केवल पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करता है। राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकें प्रोफेसर सिंह द्वारा लिखी गई हैं। उपयुक्त ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है कि प्रोफेसर सिंह की कुछ पुस्तकों का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन के अलावा भी हुआ है। अगला प्रश्न है
मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सुरेश बुद्धिमान नहीं है। सही तर्क क्या हो सकता है? कोई विद्यार्थी मंदबुद्धि नहीं है, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है। सुरेश को अपना विद्यालय बदल देना चाहिए। सुरेश मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि सुरेश मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। अगला जो प्रश्न है, सैनिक देश की सेवा करते हैं, इस कथन के लिए सुसंगत तर्क क्या हो सकता है? घरेलू औरतें प्रायः देश की सेवा नहीं करती क्योंकि वे सैनिक नहीं हैं। कुछ लोग जो सैनिक हैं देश की सेवा करते हैं। सभी लोग प्रायः देश की सेवा करते हैं। जो लोग देश की सेवा करते हैं सैनिक हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा कि कुछ लोग जो सैनिक हैं देश की सेवा करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश शिक्षक परिश्रमी हैं। कुछ शिक्षक परिश्रमी हैं, कुछ शिक्षक परिश्रमी नहीं हैं। इसमें कथन और निष्कर्ष के आधार पर सही प्रश्न का चुनाव करना है। तो देखते हैं कि अधिकांश शिक्षक परिश्रमी हैं, कुछ शिक्षक परिश्रमी हैं, कुछ शिक्षक परिश्रमी नहीं हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है केवल निष्कर्ष 2 लागू होता है। मतलब कुछ शिक्षक परिश्रमी नहीं है, मतलब अधिकांश शिक्षक परिश्रमी हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय है। अब दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस कोर्स को लागू करने वाला पहला जो विश्वविद्यालय है वो है इसके अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय। हालांकि आप देखते हैं कि स्पेशली आंध्र मुक्त विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये इंदिरा गांधी इग्नू, ठीक है, ये स्पेशली डिस्टेंस कोर्सेज के लिए हैं, लेकिन सबसे पहले लागू अगर कोई किया था तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही जवाब है वो है सूरजभान सिंह। अगला प्रश्न है, दिस डेज रमेश इज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ का हिंदी में तात्पर्य है। हिंदी में एक तरीके से अनुवाद करना है और जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें है कि आजकल रमेश की ही चलती है। ये कई बार आप सुने होंगे कि फलां की ही ज़्यादा चल रही है, तो उसी को ये अंग्रेजी में लिख दिया गया है, दिस डेज रमेश इज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ। अगला प्रश्न है, किसी मंत्रालय विभाग कार्यालय द्वारा आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है? ये फॉर्मेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सही जवाब है कार्यालय आदेश। अगला प्रश्न है, राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से क्षेत्र ख के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। राजभाषा के दृष्टिकोण से कुल क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है, क ख ग। तो ख के अंतर्गत कौन आने वाले हैं उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो इस ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब होगा गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उच्चारण के अनुसार ह को कहा जाता है। ह उच्चारण के आधार पर क्या कहा जाता है? इसको काकल्य। अगला प्रश्न है कि अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन आप जानते हैं कि अल्प प्राण जो होता है 1, 3, 5 और जो महाप्राण होता है वो होता है 2 और 4, ठीक। तो इसमें एक के अनुसार होगा ट। अगला प्रश्न है, सरहपा किस शताब्दी के कवि हैं? किस शताब्दी के कवि हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है 8वीं शताब्दी के कवि हैं सरहपा। अगला प्रश्न है, अवहट्ट भाषा में किस कवि ने रचना की है? तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है विद्यापति। अगला प्रश्न है कि भंवर केश व मालती रानी बिसहर लुरई लिन अर्घानी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है जायसी। अगला प्रश्न है, पराधीनता पाप है जानू लेउरे मीत किस कवि की पंक्ति है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर इसका सही जवाब है
संत रविदास। अगला प्रश्न है, नेहि नेहि महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। यह पंक्ति किस कवि की प्रशंसा में लिखी गई है? ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के आधार पर इसका जो सही जवाब होगा ये घनानंद के प्रशंसा में लिखा गया है और इसके जो लेखक हैं वो ब्रजनाथ करके हैं, उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के प्रभाव से सामाजिक का आश्रय के साथ तादात्म्य हो जाता है, यह किनका मत है? साधारणीकरण से संबंधित प्रश्न है और किसका मत है? तो इसका सही जवाब है आचार्य विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा छंद का अंग नहीं है? जब आप छंद पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा छंदों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है वाक्य और अर्थ। बाकी जितना भी दिया गया है ये सब छंद के अंग माने जाते हैं और छंद पर मैंने एक वीडियो लेक्चर अपलोड भी किया है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृढ़ ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नई ये हरित, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब है असंगत अलंकार और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट मान के आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बलिया वाला व्याख्यान किनके नाम से विख्यात है? तो सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी की आत्मा पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब है डॉक्टर धर्मवीर। ठीक है, धर्मवीर इसका सही जवाब होगा। और जब भी आप जेएनयू में पढ़ाई करने जाएंगे तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ना पड़ता है, तो ध्यान में रखिए इसको। अगला प्रश्न है, सलाम किस विधा की रचना है? सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है, कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, कात्यायनी द्वारा रचित पुस्तक है? कात्यायनी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सही जवाब है इस पौरुषपूर्ण समय में। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं? तो सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, करुणे क्यों रोती है उत्तर में तू और अधिक भी रोई, इस काव्य पंक्ति में उत्तर से क्या अभिप्राय है? कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर रामचरितम। ठीक है, जो कि भवभूति द्वारा लिखा गया है और करुण रस के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कहानी है? तो ऑप्शन ए ही सही है, आकाशदीप। अगला प्रश्न है, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता, किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? ठीक है, तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस के आधार पर सही जवाब है निराला, तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, महाजनी सभ्यता के लेखक हैं? सही जवाब है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, इस गुब्बारे की छाया में काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है नागार्जुन। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं? नंदुलारे वाजपेयी। जमीन पक रही है काव्य संग्रह के रचयिता हैं? केदारनाथ सिंह। जायसी पुस्तक के लेखक हैं? विजय देवनारायण शाही। रमणिका गुप्ता ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया है? तो सही जवाब है युद्धरत आम आदमी। अगला प्रश्न है, बहुवचन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? सही जवाब है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न है, 10 द्वार से सोपान तक किस विधा में है? जिसका सही जवाब है आत्मकथा, जो कि हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक। अगला प्रश्न है, परिंदे को किस आलोचक ने पहली नई कहानी के रूप में रेखांकित किया है? सही जवाब है नामवर सिंह।
अगला प्रश्न है, कल्पना पत्रिका किस शहर से प्रकाशित होती थी? सही जवाब है कोलकाता से। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है चेन्नई में। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रश्नों पर विचार किया जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए